तो इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा? तो इन्फ्लेशन सर एक इकोनॉमिक कंडीशन है, एक इकोनॉमिक कंडीशन है। इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं प्राय। वेयर इन्फ्लेशन, ये सब इतना तो सब जानते होगे, वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाती हैं बेटा? इंक्रीज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं सर? इंक्रीज हो जाती हैं। मतलब कि इन्फ्लेशन वो कंडीशन होता है जहां पे चीजें महंगी हो जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है बेटा। अच्छा, एंड जो हम थोड़ा कम जानते हैं, एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाता है बेटा? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो सर परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज हो जाता है, खरीद सकने की क्षमता जो होती है पैसे की वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा कैसे बेटा? पहले हम 10 रुपए लेके जाते थे, 10 रुपए में एक अच्छी सी नोटबुक खरीद के ले आते थे। अब उसी नोटबुक को खरीदने के लिए हमको 15 रुपए लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया। मतलब कि पहले 10 रुपए की ये परचेजिंग पावर थी कि एक नोटबुक खरीद सकता था। आज 10 रुपए की परचेजिंग पावर वो नहीं रही बेटा कि एक नोटबुक खरीद पाए, आज 15 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि जब इन्फ्लेशन होता है तो मनी की परचेजिंग पावर गिर जाती है, खरीद सकने की क्षमता कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है बेटा कि क्या हुआ? इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक कंडीशन है वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस एंड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। ये दो चीजें जाननी है आपको, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन जो इन्फ्लेशन से पूछता है बेटा कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हु इज बेनिफिशियर, इन्फ्लेशन के समय बेनिफिशियरी कौन होगा? बेनिफिट किसका मिलेगा? इन्फ्लेशन का किसको मिलेगा? इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? आपके ऑप्शन में होगा बेटा, पहला लिखा होगा डेटर्स, दूसरा लिखा होगा, इससे क्वेश्चन पूछता है बेटा, क्रेडिटर्स, हाँ, तीसरा लिखा रहेगा बेटा कंज्यूमर, और चौथा लिखा रहेगा ऑल। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब बताइए भाई, इन्फ्लेशन का बेनिफिट किसको मिला? डेटर्स को मिला, क्रेडिटर को मिला, कंज्यूमर को मिला, कि सबको मिला? आपके मन से क्या लग रहा है, इन्फ्लेशन आने का बेनिफिट किसको मिला? कुछ आइडिया है? नहीं, चलो देखो, हाँ किसको मिला? नहीं, ऑल को नहीं मिलता बेटा। ये समझिए कैसे, मान लीजिए ये मैं हूं और ये तुम लोग, समझना, मैं तुम लोगों को पैसा दे रहा हूं तो मैं हो गया क्रेडिटर। तुम अपने एंगल से सोचो, मैं तुमको पैसा दिया तो मैं हो गया क्रेडिटर, तुम लोग हो गए मेरे डेटर्स, क्योंकि तुम मुझे पैसा लौटाओ। तुम लोगों ने ना आज मुझसे 2000 रुपए उधार लिए। तुम लोग मान लो एक कंपनी फॉर्म चलाते हो, पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हो, तुमने बोला कि सर 2000 रुपए दे दीजिए, मैंने ये 2000 रुपए तुम लोगों को दे दिया, ठीक है? समझ रहा? आज जो 2000, आज इन्फ्लेशन नहीं आया था, आज इन्फ्लेशन नहीं आया था, ठीक है? एकदम नॉर्मल कंडीशन चल रही थी, इन्फ्लेशन से पहले की कंडीशन है। तुमने मुझसे ले लिया 2000 रुपए, ठीक है? तुमने बोला कि सर आज डेट क्या है? तो आज डेट है, मान लेता हूं 1 अप्रैल 2019, मान लीजिए। आपने बोला सर आपका 2000 रुपए हम लौटाएंगे, कब लौटाएंगे? तो आपने बोला 31 मार्च 2021 को लौटा देंगे। हमने कहा ठीक है, ले जाओ लौटा देना, ठीक है? इस पीरियड के बीच बेटा इकोनॉमी में आ गया इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में आ गया इन्फ्लेशन। समझिएगा, जिस समय आपने मुझसे 2000 रुपए लिया था उस समय इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं था। जब इन्फ्लेशन आया तो 2000 रुपए की वैल्यू गिर गई, क्योंकि मनी की परचेजिंग पावर गिर जाती है बेटा। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मनी की परचेजिंग पावर गिर जाती है।
तो जब मुझे 31/4/2021 को आप पैसा लौटाने आओगे तो कितना रुपए लौटाओगे? तो सर 2000 ही तो लिए थे, तो हम तो 2,000 लौटाएंगे। आपने बेटा 2000 लिया था और आप तो 2,000 लौटाओगे, लेकिन 2000 की वैल्यू जो कल थी वो आज नहीं रही। यानी 2000 तो लौटाया, लेकिन इसकी परचेजिंग पावर आज डिक्रीज हो गई है, परचेजिंग पावर आज डिक्रीज हो गई है। मतलब कि जब तुमने हमसे 2000 रुपए लिया था तो उस 2000 रुपए में बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे, उस 2000 रुपए की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा थी, और जब तुम लौटा रहे हो हमको 2000 रुपए, तो ऐसा लौटा रहे हो 2000 रुपए जिसकी परचेजिंग पावर गिर गई है, और उस 2000 रुपए में अब मैं उतनी चीजें नहीं खरीद सकता जितनी पहले खरीदी जा सकती थी। तो इसका मतलब सर क्रेडिटर को हुआ नुकसान, क्रेडिटर को हुआ नुकसान, दिया उसने ज्यादा वैल्यू, रिसीव किया उसने कम वैल्यू, और फायदा किसको हुआ? डेटर को फायदा हुआ। तो आप क्या लिखोगे? इन्फ्लेशन में बेनिफिट किसको मिलता है बेटा? डेटर को मिलता है। और नुकसान किसको होता है? तो क्रेडिटर को नुकसान होता है। तो इसका इन्फ्लेशन का लॉस किसको सफर करना पड़ता है बेटा? तो क्रेडिटर को सफर करना पड़ता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, आगे चलें। ये कुछ नया था? हाँ ठीक है। ओके, तो बेनिफिट कौन किसको मिलता है इन्फ्लेशन का? डेटर्स को। और नुकसान किसको होता है? क्रेडिटर को। ठीक है, अब आगे चलिए। वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब यहां पे लिखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इससे क्वेश्चन पूछता है। हाँ सर, आपने तो बोला था कि आप पेपर कराएंगे, लेकिन आप तो पढ़ाने लगे। हाँ बेटा, पढ़ाने लगा, क्योंकि पेपर अब संडे को कराऊंगा, छुट्टी नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि रात की क्लास आप लोग कर नहीं रहे हो, मुझे मजा आ नहीं रहा है पढ़ाने में शाम को। पहला, सबसे पहला लिखिए बेटा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग, रेंगना, जानते हो ना? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, अच्छा, इन्फ्लेशन आना इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है या नहीं? मतलब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो अच्छी बात है कि नहीं? नहीं भी? अच्छा, है क्यों? अच्छा, तो इन्फ्लेशन लाने का मतलब ही होता है बेटा मनी सप्लाई का बढ़ जाना। जब पैसा लोगों के पास ज्यादा हो जाता है तभी तो इन्फ्लेशन आता है। तुम सोचो, पैसा कम होता तो इन्फ्लेशन थोड़ी ना आता। इन्फ्लेशन के टाइम मनी की वैल्यू गिर जाती है। मनी की वैल्यू गिरने का मतलब हुआ कि जो चीज हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाती है, जैसे हमारे पास पहले एक मोबाइल हुआ करता था, बड़ा इज्जत करते थे उसकी, अब मेरे पास 25 मोबाइल है, नचा के फेंक देते हैं ऐसे, जा टूटेगा टूटेगा, 24 और बची हुई हैं। तो जब ऐसे ही मनी के केस में भी होता है, जब मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब इकोनॉमी में पैसा जब बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वैल्यू, उसकी इज्जत, उसकी परचेजिंग पावर गिरने लगती है। तो ऐसा होता है बेटा। तो इन्फ्लेशन आना इकोनॉमी के एंगल से थोड़ा ठीक है। इन्फ्लेशन में सबके पास पैसा, थोड़ा समझना। हाँ, लेकिन इन्फ्लेशन अगर मॉडरेट रहे तो ठीक है, हायर इन्फ्लेशन आ जाए तो ठीक नहीं है बेटा। क्योंकि जब इन्फ्लेशन आता है तो मनी की सप्लाई बढ़ती है, सबके पास पैसा बढ़ता है। जब सबके पास पैसा बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ेगा बेटा तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन बढ़ेंगे, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसीलिए सर इन्फ्लेशन अगर मॉडरेट रेट का आता हो तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा आने लगे तब अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मॉडरेट रेट का इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है। तो चलो, जब हमारी इकोनॉमी में बेटा चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना। किसका बेटा? जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना। एक दो गुड्स का दाम बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता है, लगभग सारे गुड्स के दामों में इंक्रीज हो जाना ना, जनरल प्राइस लेवल का बढ़ जाना इन्फ्लेशन बोला जाता है। किसी एक दो कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलोगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन तब बोला जाता है जब जनरल प्राइस लेवल 1 से 3% बढ़ जाए। यानी सर क्या? जब जनरल प्राइस लेवल में 1 to 3% का ग्रोथ हो जाए तो इसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मान लो आज चीजें 100 रुपए की थी, एक साल में वो 102 रुपए की हो गई, 103 रुपए की हो गई, तो इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलोगे। ठीक है, तो ये स्लो मूवमेंट होता है। दूसरे नंबर पे आ जाइए, वॉकिंग इन्फ्लेशन। दूसरे नंबर पे बेटा लिखिए वॉकिंग। देखो, वॉकिंग इन्फ्लेशन बड़ा ही
फेमिलियर टर्म है हमारे लिए, कुछ हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इसको। क्रीपिंग मतलब रेंगना, वॉकिंग मतलब धीरे धीरे चलने की बात हो रही है। तो जब इन्फ्लेशन का रेट 3 to 6% हो बेटा, 3 तक कहां पे आ गया, क्रीपिंग में, 3 से ऊपर होने लगा और 6% तक जाने लगा तो वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। तीसरा रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन। इस समय क्या होता है बेटा, इन्फ्लेशन का रेट 6 to 9% हो जाता है, यानी कि जो चीजों के दाम बढ़ रहे हैं ना उसमें ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, 6 to 9% हो जाता है। और चौथा और सबसे खतरनाक जिसको बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे हाइपरफ्लेशन, हाइपरफ्लेशन, इन्फ्लेशन लिख लो, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो ग्रोथ रेट है बेटा वो 2 डिजिट में भी चला जाता है, यानी 9% से अधिक हो जाता है। मोर देन 9% से अगर चीजों के दाम ज्यादा बढ़ने लगे, 9% एंड एबव, 9% एंड एबव अगर रेट बढ़ने लगे तो हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये दोनों इकोनॉमी के लिए बड़ा ही डेंजरस होते हैं। क्या होता है बेटा, डेंजरस फॉर द इकोनॉमी, डेंजरस फॉर द इकोनॉमी, फॉर द इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक। ओके, इतना हो गया बेटा। ये तो ग्रोथ पे है, ये जो टाइप्स आपने बांटा बेटा ये ग्रोथ पे है बेटा, ग्रोथ पे मतलब कि किस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट पे डिपेंड कर रहा है, रेट के बेसिस पे आपने इस तरह से क्लासिफाई किया। इन्फ्लेशन को ना बेटा नेचर के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ रेट है, ग्रोथ रेट के बेसिस पे कि किस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके बेसिस पे। अब नेचर के बेसिस पे देख लीजिए, थोड़ा सा नेचर के बेसिस पे टाइप भी देख लीजिए बेटा। तो नेचर के बेसिस पे पहला टाइप लिखिएगा, बड़ा आसान है, सब नाम में ही सब है बेटा। पहला है बेटा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या है बेटा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पुल मतलब खींचने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखिएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ क्या बेटा, ऐसे समझिए कि जब इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज करेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, डिमांड क्या होगी बेटा, इंक्रीज कर गई, हो गई। पहले 10 मोबाइल की डिमांड थी, अब बेटा 15 मोबाइल की, 25 मोबाइल की, 30 मोबाइल की डिमांड होने लगी। तो जो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, अब इसकी वजह से अगर गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लगे, गुड्स के प्राइसेस डिमांड इंक्रीज होने की वजह से बढ़ने लगे, यानी कि डिमांड है जो पुल कर रहा है प्राइसेस को, डिमांड है जो पुल कर रहा है प्राइसेस को, तो इसको बोलेंगे बेटा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हाँ, when the demand for commodities या goods and services got increases and this will leads to pull in the price of the commodities, such type of inflation is known as demand pull inflation। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ अब दूसरा, कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखो बेटा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो कमोडिटीज है ना बेटा, जिनकी हेल्प से कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनता है, यानी कि रॉ मटेरियल कह सकते हो, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, तो अगर बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, क्या इंक्रीज हो गया सर, तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाए, भाई चीजों को बनाने का खर्चा ज्यादा लगने लगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है भाई जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्राइसेस को भी तो इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि बनाने का दाम बढ़ गया। तो जब बनाने का दाम बढ़ गया तो प्राइसेस भी बढ़ गई, यानी इन्फ्लेशन आ गया। तो ये इन्फ्लेशन क्यों आया, क्योंकि कॉस्ट बढ़ा था। तो ये जो कॉस्ट है वो पुश कर रहा है, कॉस्ट है वो पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। क्या कह रहा है बेटा, प्राइसेस को बढ़ाइए, प्राइसेस को बढ़ाइए, और इसकी वजह से अगर प्राइसेस बढ़ जाए तो ऐसे इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बात समझ में आ गया। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तीसरा एजीफ्लेशन, एजीफ्लेशन, एजीफ्लेशन। एजीफ्लेशन क्या होता है, एजी वर्ड रिप्रेजेंट करता है एग्रीकल्चर को, किसको बेटा, एग्रीकल्चर को। एजी वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको, एग्रीकल्चर को, ठीक है ना। तो एजीफ्लेशन क्या होता है, जब इन्फ्लेशन बेटा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन प्रेजेंट इन, इन्फ्लेशन प्रेजेंट इन
एग्रीकल्चर सेक्टर सीड्स महंगे हो जाए, मशीनरी महंगी हो जाए, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी महंगी हो जाए बेटा, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एजीफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एजीफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, एजीफ्लेशन। ठीक है, ओके सर। चौथा, कोर इन्फ्लेशन। क्या है बेटा? कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा? व्हेन द इन्फ्लेशन टेक प्लेस इन कोर सेक्टर, लिख दो, इन्फ्लेशन टेक प्लेस इन कोर सेक्टर। कोर मतलब आप जानते हो, कोर सेक्टर का एग्जांपल लिख लो। पेट्रोलियम, आजकल पेट्रोल महंगा हो रहा है ना बेटा, देख रहे हो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 90 रुपए लीटर तक चला गया, डीजल महंगा हो गया, तो पेट्रोलियम हो गया। कोयला हो गया, ठीक है ना, केरोसिन ऑयल वगैरह हो गया। इन सारी चीजों में अगर महंगाई आ रही है तो इन सबको हम क्या बोलेंगे बेटा? कोर इन्फ्लेशन बोलेंगे। कोर सेक्टर में अगर इन्फ्लेशन आ जाए। ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं बेटा पांचवा क्या है बेटा? वेज पुल इन्फ्लेशन है। पांचवा क्या है बेटा? वेज पुल इन्फ्लेशन। अब देखिए, अब सरकार क्या करती है बेटा? वेज पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? सरकार कभी कभी क्या करती है ना, वेजेस को बढ़ा के रख देती है, वेजेस को हाई कर देती है। जैसे देखिए तो पहले मनरेगा में 120 रुपए मिलता था, अब उसको 220 रुपए कर दिया गया पर डे की। तो क्या हो गया? गवर्नमेंट वेजेस सेट करती रहती है और समय के हिसाब से वेजेस भी बढ़ते रहते हैं। तो वेजेस बढ़ने की वजह से बेटा आजकल जो वेजेस में इन्फ्लेशन, पहले घर बनाने के लिए मिस्त्री मिल जाते थे तुमको 300 रुपए पे, आज 700 रुपए ले रहे हैं। तो वेजेस में महंगाई दिखी है बेटा। तो ऐसे इन्फ्लेशन को, जब इन्फ्लेशन वेजेस में आए और उसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन जब वेजेस में आए और उसकी वजह से दाम बढ़ने लगे चीजों के, तो उसको बोला जाता है बेटा वेज पुल इन्फ्लेशन। तो लिख दो यहाँ पे इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन वेज रेट। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इतना तो हो गया बेटा, इन्फ्लेशन के बारे में इतना जान लिया। अब कुछ अलग से पॉइंट और जान लेते हैं, एक दो। तब इसको 6 मत लिखिएगा, अलग से लिख दीजिए। रेसेशन क्या होता है? रेसेशन क्या होता है बेटा? देखिए, इसमें लिख लीजिए बेटा, जब एक्सेसिव प्रोडक्ट, मतलब कि सप्लाई जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो जाए, इकोनॉमी में एक्सेसिव प्रोडक्ट की सप्लाई हो जाए लेकिन उसकी डिमांड कम रहे, लेस डिमांड कम रहे, तो रिसेशन आता है। मंदी जिसको बोलते हैं ना बेटा, मंदी बोलते हैं। तो मंदी कब आएगा भाई? चीजें ज्यादा हो गई इकोनॉमी में, हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा हो गई लेकिन उनकी डिमांड ही नहीं है, तो उनके प्राइसेस अपने आप गिरने लगेंगे और रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, ओके। अब एक ऐसा ही वर्ड है मिलता जुलता बेटा इससे, उस वर्ड को बोलते हैं हम रिफ्लेशन। जब मैं प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा ना बेटा, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब मैंने क्यों लिखवाया है, और आपको दिखेगा कि कितनी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, इसी वजह से मैं लिखवा रहा हूँ। रिफ्लेशन क्या होता है बेटा? कि मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए टैक्स रेट को घटा दिया गया, हाँ, ताकि आपके पास टैक्स कम भरना पड़े, तो आपके पास पैसा ज्यादा बचे। जब आपके पास पैसा ज्यादा बचेगा तो आप क्या करोगे? तो फॉर द पर्पज ऑफ, ऐसा क्यों किया गया? तो फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना, डिमांड में बढ़ोतरी आ सके, इसके लिए अगर मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए टैक्स रेट को घटा दिया गया है, तो उसके लिए एक इकोनॉमिकल टर्म यूज करते हैं, उस टर्म को बोलते हैं बेटा रिफ्लेशन। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन होता है बेटा जब इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों साथ साथ लाई करें, तो स्टैगफ्लेशन में लिख लेना इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन,
जब इकोनॉमी में बेटा इन्फ्लेशन भी आ जाए, इन्फ्लेशन मतलब कि कुछ चीजों के दाम बढ़ने लगे, और रिसेशन का मतलब कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हो जाएं जिनकी सप्लाई ज्यादा हो जाए और उसकी डिमांड कम हो जाए, तो दोनों चीजें साथ साथ चले बेटा। व्हेन इन्फ्लेशन एंड रिसेशन टेक प्लेस, बोथ टेक प्लेस in an economy at same time, इसी को क्या बोलेंगे बेटा, स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। तो इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन ये दोनों जब इकोनॉमी में एक ही साथ आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जैसे कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं यानी इन्फ्लेशन, कुछ चीजों में ऐसा हो रहा है कि उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, खरीदने वाले लोग नहीं है, तो रिसेशन। तो दोनों जब साथ साथ आते हैं इकोनॉमी में तो ऐसे को बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। इससे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब बात करते हैं बेटा अगले पॉइंट की। इन्फ्लेशन तो आपने पढ़ लिया, अब बात कर रहे हैं डिफ्लेशन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिफ्लेशन की बात करेंगे। अब डिफ्लेशन लिखिए, हेडिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन तो ये एक इकोनॉमिक कंडीशन है। डिफ्लेशन क्या है, एन इकोनॉमिक कंडीशन वेयर क्या होता होगा बेटा, वेयर प्राइस लेवल जो है, प्राइस लेवल, और कैसा प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता हो, यानी चीजों के दाम घट जाते हो बेटा, ठीक है ना, चीजों के दाम घट जाते हो। एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता हो, खरीद सकने की क्षमता पैसे की इंक्रीज हो जाती हो, ऐसे कंडीशन को हम डिफ्लेशन बोलते हैं। अच्छा सर, डिफ्लेशन बेनिफिशियल किसके लिए है, बेनिफिशियल किसके लिए है, और किसके लिए बेटा ये लॉस मेकिंग है, किसके लिए ये लॉस मेकिंग है। तो डिफ्लेशन जो बेनिफिशियल होता है, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा ना इन्फ्लेशन किसके लिए बेनिफिशियल है, तो आपने पढ़ा इन्फ्लेशन बेनिफिट देता है डेटर्स को और लॉस क्रिएट करता है क्रेडिटर के लिए। इसका उलट कर दीजिए, यहाँ पे ये बेनिफिशियल है बेटा क्रेडिटर के लिए, किसके लिए, क्रेडिटर्स के लिए, और लॉस मेकिंग किसके लिए है बेटा, तो डेटर्स के लिए लॉस मेकिंग है। क्योंकि डेटर्स जब उधार लिए थे तो कम वैल्यू का सामान लिए थे, आज जब रिटर्न कर रहे हैं तो उनको डिफ्लेशन की वजह से हायर मनी वैल्यू रिटर्न करनी पड़ रही है, तो इसीलिए उसको लॉस हो रहा है। तो डेटर को डिफ्लेशन के समय लॉस होता है और क्रेडिटर को डिफ्लेशन के समय फायदा होता है। ये याद रखना है बेटा, ये दोनों जो मैंने लिखवाया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, कमोडिटी में बेटा करोड़ों चीजें, एक इकोनॉमी में करोड़ों कमोडिटीज गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाती हैं, पिन टू एरोप्लेन, कितनी कमोडिटीज हैं जो बेची जाती हैं, कितनी सर्विसेज हैं जो खरीदी बेची जाती हैं। तो हो सकता है ना सर कि कुछ कमोडिटीज में इन्फ्लेशन आ जाए, कुछ कमोडिटीज में डिफ्लेशन आ जाए, ये भी तो हो सकता है। खास करके जैसे अभी देख लो एग्रीकल्चरल आउटपुट में डिफ्लेशन आया है, हाँ, अनाज के दाम कितने गिर गए हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो डिफ्लेशन आया है बेटा। और अगर वही बात करें हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह में, तो इनमें देखो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हाँ, पेट्रोलियम प्राइस वगैरह में टेक्नोलॉजी देखो महंगी हो रही है, तो इनमें तो इन्फ्लेशन आ रहा है, तो ये दोनों तो एक साथ आ रहे हैं। तो इकोनॉमी में बेटा जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ साथ आए तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है बेटा, सारा याद रहना चाहिए आपको, तो बाइफ्लेशन। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, बाइफ्लेशन। इसको बाइफ्लेशन भी बोल सकते हो या फिर इसको मिक्स इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मिक्स इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो, बाइफ्लेशन या मिक्स इन्फ्लेशन भी बोला जा सकता है। यानी कि जब इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन
डिफ्लेशन बोथ टेक प्लेस एट अ सेम टाइम, ठीक है ना, सेम टाइम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मिक्स इन्फ्लेशन या फिर बाइफ्लेशन। इतना समझ में आ गया। सर अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है? वैसे बेसिकली देखा जाए तो इन्फ्लेशन भी बुरा है। अगर मॉडरेट लेवल से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन आता है तो बुरा है, और डिफ्लेशन भी बुरा है, क्योंकि मंदी आ जा रही है। मंदी कहाँ से अच्छी होती है बेटा? मंदी भी तो बुरी बात है। किसानों को प्रोडक्ट के दाम गिर गए तो अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा, मंदी भी बुरी बात है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में ज्यादा बुरा कौन सा है, ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट किसका आता है? तो मेरा आंसर होगा बेटा डिफ्लेशन इज मोर डेंजरस। यहाँ पे एक लिख लेना नोट बना के, डिफ्लेशन इज, नोट लिख लेना, डिफ्लेशन इज मोर डेंजरस। मोर डेंजरस ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जब डिफ्लेशन आता है ना तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होता, मनी सप्लाई गिर गई होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोग डिमांड ही नहीं करते, और इसी की वजह से, डिमांड न होने की वजह से प्राइसेस क्या होते हैं बेटा इकोनॉमी में? गिर गए होते हैं। डिमांड न होने की वजह से प्राइसेस क्या होते हैं बेटा? गिर गए होते हैं। तो डिफ्लेशन है, ज्यादा खतरनाक क्यों हो गया? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं, डिमांड गिर गया है। जब डिमांड ही गिर गया तो प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन भी नहीं करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस भी नहीं होंगी। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है तो इकोनॉमी की जीडीपी गिरने लगेगी, जीडीपी भी गिरने लगेगी, और जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं करना है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा, लोगों को बेरोजगार किया जाएगा, है ना, काम छोड़ो कोई जरूरत नहीं है, रहने की जरूरत नहीं है, और फर्दर हमारे देश में और ज्यादा गरीबी आने लगेगी बेटा। इन्फ्लेशन के टाइम तो कम से कम डिमांड तो ज्यादा रहता है ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो प्रोडक्शन तो होता रहता है ना बेटा कम से कम। लेकिन डिफ्लेशन के टाइम प्रोडक्शन ही डाउन हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को लीड करता है डिफ्लेशन, इसीलिए डिफ्लेशन ज्यादा खतरनाक माना जाता है बेटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, और डिफ्लेशन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसको रिसेशन बोलते हैं, और रिसेशन और ज्यादा बड़ा हो जाता है तो डिप्रेशन बोलते हैं, महामंदी, डिप्रेशन। अरे बाप रे, डिप्रेशन आ गया, महामंदी सबसे खतरनाक, ठीक है ना। चलो, अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा बेटा आज के लिए, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या रहेगा बेटा? मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। 10 बजे से आपकी मैथ्स की भी क्लास होगी, क्लास लीजिए बेटा, मेजरमेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसके लिए बेटा दो टेक्निक आपको पढ़नी है। इंडेक्स नंबर का नाम सुना होगा आपने, इंडेक्स नंबर का नाम सुना होगा, सर सबने सुना है, 11th में सर हमने पढ़ा भी है। इंडेक्स नंबर जो है ना वो एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है। क्या है बेटा? एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है। इसका यूज क्यों करते हैं? यूज टू चेंज, यूज टू मेजर चेंज, यूज टू मेजर चेंज। ये वेरिएबल में हो रहे चेंजेस को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रोडक्ट के प्राइसेस 100 रुपए थे, प्रोडक्ट के प्राइसेस 115 रुपए हो गए, तो 15% का जो इंक्रीज हुआ, इसको मेजर करने के लिए हम जिस टूल्स का यूज करते हैं उसी टूल्स को बेटा इंडेक्स नंबर बोलते हैं। और इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन यानी प्राइस लेवल पे प्राइस में हो रहे चेंजेस को मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो दो तरह के इंडेक्स नंबर मेजर किए जाते हैं, एक बेटा WPI, एक होता है बेटा, आपने सुना जरूर होगा WPI, इसका फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या होता है फुल फॉर्म बेटा? होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। अच्छा, और दूसरा होता है बेटा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है बेटा? CPI, जिसको हम बोलते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। अच्छा, होता क्या है थोड़ा समझिएगा। तुम ही सोचो, एक गांव में 3 दुकान, ऐसे समझना, ये 3 दुकानें हैं बेटा,
एक गांव में। इन तीनों को ना शुगर की सप्लाई एक ही होलसेलर देता है। इनको भी मान लेता हूं 28 रुपए केजी पे दे रहा है चीनी, इनको भी 28 रुपए, इनको भी 28 रुपए केजी के रेट से होलसेलर सप्लाई कर रहा है, होलसेलर है, समझिएगा। अब ये दुकान वाले क्या है, 28 रुपए का चीनी लेके 30 रुपए में बेच रहे हैं, ये वाले 30.5 में बेच रहे हैं, ये वाले 28 रुपए का चीनी लेके 29 रुपए में बेच रहे हैं। ऐसा होता है बेटा, आपस में रिटेलरों का कंपटीशन होता है, तो कोई 1-2 रुपए 50 पैसे दाम इधर उधर करके बेचता है, तो ऐसे बेच रहे हैं। तो रिटेलर्स के प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, रिटेलर के प्राइस में बेटा बहुत ज्यादा वेरिएशन है। एक ही गांव की 3 दुकानों में वेरिएशन दिख गया तो पूरे मार्केट और पूरे इकोनॉमी में कितना वेरिएशन होगा। होलसेल के प्राइस में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, बात समझ में आ गया। होलसेल के प्राइसेस में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो जब आपको एक स्टेबल इंडेक्स नंबर बनाना होता है, जब एक स्टेबल इंडेक्स नंबर बनाना होता है तो होलसेल के प्राइसेस को प्रीफर करते हो। किसके प्राइसेस को? होलसेल के प्राइसेस को प्रीफर करते हो। लेकिन बेटा एक कंज्यूमर को यानी हम लोगों को इसको बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी जाना है। लेकिन हम लोगों को बेटा, हम लोगों मतलब कि हम कंज्यूमर्स को एक्चुअल में कितने प्राइस चेंजेस को फेस करना पड़ रहा है वो तो डिपेंड करेगा होलसेल के प्राइसेस पे कि रिटेल के प्राइसेस पे। सबका आंसर आएगा सर हम लोगों को जो प्राइस में चेंजेस फेस करना पड़ रहा हो तो रिटेल के प्राइसेस पे करना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम कंज्यूमर, हम हाउस होल्ड है, हम थोड़ी ना 5 कुंटल चीनी खरीद के घर में रखते हैं, हम तो केजी के हिसाब से ले आते हैं बेटा। तो हम जब केजी के हिसाब से ले आते हैं तो हमको तो सर रिटेल प्राइस ही चाहिए। यानी जब आप एक्चुअल में ये मेजर करना चाहते हो कि कंज्यूमर के यानी हाउस होल्ड्स के कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितने का चेंज हुआ, मतलब कितने पहले कितने पैसे में लोग अपनी जीविका चला लेते थे, अपना लिविंग जी लेते थे, अब कितने पैसे में लिविंग जी ले रहे हैं, ये मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस को बेस बनाना सही नहीं माना जाएगा। तब आप कंज्यूमर प्राइस यानी रिटेल प्राइस को बेस बनाइएगा, उसको हम बोलते हैं बेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जब गवर्नमेंट ऑन एन जनरल बेसिस पे जानना चाहते हैं ना कि एवरेजली बता दो यार क्या इन्फ्लेशन आया है, तो ऐसे केस में होलसेल प्राइसेस को लेते हैं, क्योंकि होलसेल प्राइसेस में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, रिटेल प्राइसेस में ज्यादा वेरिएशन होता है। तो कौन से प्राइसेस को सेलेक्ट करें चेंजेस को मेजर करने के लिए, कौन से प्राइसेस को नहीं सेलेक्ट करें, इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। लेकिन जब आप एक्चुअल में ये जानना चाहते हो कि इन्फ्लेशन का लोड हाउस होल्ड्स पे, कंज्यूमर्स के लिविंग स्टैंडर्ड पे कितना पड़ रहा है, तो होलसेल प्राइस को बेस बना के आप नहीं जान पाओगे, आपको तब सीपीआई ही जानना पड़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही जानना पड़ेगा। बात समझ में आया? चलो देखो आज जो सीपीआई बनती है ना, किसी एक को तो बेस ईयर लेते होंगे बेटा, तभी तो कंपेयर करते होंगे कि उस साल के कंपैरिजन में आज महंगाई कितनी बढ़ गई, तो कंपेयर करते होंगे। तो आज जो डब्ल्यूपीआई बनती है उसका बेस ईयर हम लोग लेते हैं, पता है किसको? याद रखना ये सारी चीजें। बेस ईयर लिया जाता है बेटा 2004-2005 के डेटा को, 2004-5 के डेटा को बेस ईयर लिया जाता है। मतलब कि 2004-5 के डेटा को बेस मान के हम क्या करते हैं, आज कंपेयर करते हैं कि प्राइसेस में कितने चेंज हुए। अच्छा, एक इकोनॉमी में जितने प्रोडक्ट बिकते हैं उन सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंजेस को मेजर कर पाएंगे क्या? नहीं बेटा, कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं के प्राइसेस में चेंज देखते हैं। और वो सेलेक्टेड कितने प्रोडक्ट हैं? तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो यूज होता है डब्ल्यूपीआई में बेटा, उनके वैल्यू याद कर लीजिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 676 है। कितने हैं बेटा? 676 है, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल, डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल बिफोर 2012 बहुत बड़े पैमाने पे होता था। इसका इस्तेमाल यानी डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बहुत अच्छे पैमाने पे होता था बिफोर 2012। 2012 से पहले हम इसको ही प्रीफर करते थे, लेकिन आफ्टर 2012 हम सीपीआई को प्रीफर करने लगे। और सीपीआई जो है ना बेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो किस साल के रिटेल प्राइसेस को बेस बनाता है? तो 2010 के। तो इसके लिए बेस ईयर कौन करता है? बेस ईयर किस साल के प्राइसेस को बनाता है? तो लिखिएगा 2010 के प्राइसेस को बेस ईयर बनाता है, ठीक है ना, 2010-11 को। इसमें जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है बेटा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जिनके प्राइसेस में हो रहे चेंजेस को मेजर किया जाता है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है 1235, 1235। बात समझ में आ गया बेटा? और इसका इस्तेमाल कब से ज्यादा बड़े पैमाने पे स्टार्ट हुआ? तो आफ्टर 2012। कब से बेटा? आफ्टर 2012, 2012 के बाद से इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे स्टार्ट हो गया सीपीआई का।